और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ फर्जी सिम कार्ड से साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 39 सिम कार्ड डीलरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ, आगरा, हाथरस, हरदोई में कार्रवाई हुई है। कन्नौज, उन्नाव के डीलर पर सीबीआई का एक्शन हुआ है। 39 डीलरों ने 1100 सिम कार्ड फर्जी नाम पर बेचे और अब इन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए, इन सिम कार्ड के जरिए कई इलीगल काम यानी गैर कानूनी काम किए जाते हैं। अब इसी को लेकर ये साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 39 सिम कार्ड डीलरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें लखनऊ है, आगरा है, हाथरस, हरदोई, यहां के कारोबारी शामिल बताए जा रहे हैं। जो डीलर है वो बताए जा रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। कन्नौज, उन्नाव के डीलर पर सीबीआई का एक्शन हुआ है। करीब 39 डीलरों ने 1100 सिम कार्ड फर्जी तरीके से बेचे थे, क्योंकि जिस तरह से साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई है। और साथ ही साथ इन सिम कार्डों के जरिए कई इलीगल काम भी किए जाते हैं, उनको भी ट्रेस किया जा रहा था और इसी को लेकर अब ये बड़ी छापेमारी की जा रही है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 39 सिम कार्ड डीलरों को पकड़ा गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ा है। ऋषभ, जिस तरह से हालिया दिनों में हमने देखा कि जो साइबर जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कई इलीगल कामों में इस तरह से फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये नेशनल लेवल की कार्रवाई है और जो नेशनल पोर्टल है वहां पे शिकायत हुई थी। उसके बाद सीबीआई नई दिल्ली यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है और सिर्फ यूपी के नहीं, पूरे देश के 39 जो मोबाइल सिम कार्ड डीलर हैं, जिसको पॉइंट ऑफ सेल जहां से वो बेचते हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और 39 में से 9 डीलर उत्तर प्रदेश के हैं और ये 9 डीलर उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में हैं, जिसमें लखनऊ है, आगरा है, हाथरस है, हरदोई, कन्नौज और उन्नाव है। और इसके साथ ही सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक के तमाम सिम कार्ड डीलर हैं। और ये आशंका जताई जा रही है कि इन फर्जी सिम कार्ड के जरिए डिजिटल अरेस्ट, जासूसी, फर्जी विज्ञापन, इन्वेस्टमेंट संबंधी जो फ्रॉड होते हैं, यूपीआई फ्रॉड और तमाम अन्य किस्म के जो साइबर फ्रॉड हैं, वो इन सिम कार्ड के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मोडस ऑपरेंडी का भी जिक्र किया है कि जब आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं किसी दुकान पर, तो वो धोखे से आपकी 2 बार केवाईसी करा लेता है, आपकी पूरी डिटेल लेता है, केवाईसी करता है और ये कहता है कि केवाईसी फेल हो गई है, उसको हम दोबारा कर रहे हैं, लेकिन इसी नाम पर वो दोबारा सिम कार्ड इशू करा लेता है और वो सिम कार्ड ही इस तरह के साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये 39 डीलर जो हैं, इन लोगों ने करीब 1100 सिम कार्ड फर्जी नाम पते पर बेचे थे। ये नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन है कि 1100 सिम कार्ड इन्होंने बेचे थे और इनमें से तमाम सिम कार्ड दक्षिण एशिया के देशों में सिम फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है देश का, वहां पर करीब 2200 शिकायतें मिली थी। इसके बाद ये पड़ताल शुरू की गई तो ये पता चला कि जो सिम कार्ड डीलर हैं वो केवाईसी के दौरान ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करते हैं, झांसा करते हैं और एक ग्राहक के नाम पर एक केवाईसी पर 2 सिम कार्ड इशू करके और उसको बेच दिया जाता है, उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हुआ है इस तरह के साइबर फ्रॉड में। हालांकि पिछले वर्ष की भी एक डिटेल उसमें दी गई कि 64,000 जो सिम बेचने वाले करीब 1930 ऐसे डीलर थे, उन पर कार्रवाई शुरू हुई थी और अब ये 39 सिम कार्ड डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी दे दी है। बेंच ने जमीन खरीद के लिए मंदिर की जमा राशि का इस्तेमाल करने की परमिशन इस शर्त के साथ दी कि जमीन देवता यानी कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के नाम पर से ही खरीदी जाएगी। इस जमीन को अधिग्रहित करने में जिनके मकान और दुकान आएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंदिर के चारों ओर भूमि की खरीद पर रोक लगा दी थी। वहीं बेंच ने मंदिर के चारों ओर गलियारे के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की जांच करने के बाद बांके बिहारी मंदिर के जो फिक्स डिपॉजिट के इस्तेमाल की इजाजत दी है। बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचना है, उन्हें रखरखाव की जरूरत होती है। साथ ही बेंच ने टिप्पणी की कि मथुरा और वृंदावन
ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है। पूरे साल लाखों देसी विदेशी और सैलानी यहां आते हैं। मथुरा और वृंदावन तीनों तीर्थों में भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए चौड़ी सड़कें, पार्किंग स्थल, धर्मशालाएं, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की बेहद जरूरत है। बातचीत करने के लिए नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। नितिन, ये बड़ी खबर है, जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी डिमांड काफी दिनों से की जा रही थी। योगी सरकार ने तो कह दिया था कि हाँ बहुत जल्द बनेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद अब वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड थी इस बात की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें तो तमाम विरोध था बांके बिहारी कॉरिडोर का, जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। और उसी को लेकर जब राज्य सरकार ने घोषणा करी थी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बाद जो राज्य सरकार ने वृंदावन कॉरिडोर की घोषणा करी थी। और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ से हाईकोर्ट गए थे, उन्होंने अपनी रिट दायर करी थी और उसके बाद उन्होंने उसका विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि अगर बांके बिहारी कॉरिडोर बनता है तो उनका जो घर है वो जाएगा, कारोबार जाएगा, लिहाजा सरकार को पहले एक ऐसी रूपरेखा देनी चाहिए जिसके चलते उनका जो है आर्थिक मुआवजा मिले, साथ ही उनके व्यापार को क्षति ना हो। लेकिन लगातार जो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जो याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और अब लंबे विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और ऐतिहासिक फैसला आया। बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, 5 एकड़ में बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। 500 करोड़ की राशि जो है वो बांके बिहारी मंदिर की जो थी उससे जमीन अधिग्रहण की जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग बागे, उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने लगातार विरोध किया था बांके बिहारी कॉरिडोर का। अब तो सुप्रीम फैसला आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय ने जो ब्रज के लिए जो किया है फैसला, उसका हम वेलकम और स्वागत करते हैं। मगर आप लोग विरोध कर रहे थे, क्या मांग थी, अब क्या मांग आपकी रहेगी? क्योंकि सरकार से तो आप लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट से भी और सरकार से भी हमारी यही लड़ाई है कि वृंदावन को, ब्रज को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। तब तक हमारे सांस है, तब तक वृंदावन को, ब्रज को जो है बचाएंगे। और देखिए, कहा जा सकता है कि जो लोग हैं जिन्होंने विरोध किया था उनका विरोध अभी भी जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसीलिए उसका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग विरोध करते रहे थे, अब क्या मांग करेंगे? अब ये है आगे की जो भी व्यवस्था हो, नागरिकों, यहाँ के जो व्यापारी हैं जिनका जीविका यहाँ से चल रहा, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी ज्यादा क्षति ना हो, उनको पूरा मुआवजा या दुकान जो भी व्यापार है उनका रहे, उसको ले। देखिए, कहा जा सकता है कि जो लोग बाग थे वो संशय थे, क्योंकि सरकार के तरफ से घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी थे वो इस बात के लिए लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि बांके बिहारी डोर की प्रारूप किस तरीके का होगा, किस तरीके से उसकी संरचना होगी। बात कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान रखना होगा। ठीक है, कॉरिडोर तो बनाने की बात अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, लेकिन जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके कारोबार और घर का क्या होगा, इसी को लेकर चिंता है। और वो ये समझ रहे हैं कि हो सकता है इसको लेकर भी उनकी चिंताएं दूर हो जाए, क्योंकि सरकार लगातार इस ओर काम कर रही है और उनके हितों की भी रक्षा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एसपी के दफ्तर पर कर्नल सोफिया के अपमान के विरोध में पोस्टर लगाया गया, जहां पर बीजेपी मंत्री के बयान का विरोध किया गया और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की। पोस्टर में लिखा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बटेंगे, ना बांट सकोगे। बताया जा रहा है कि एसपी नेता इखलाक ने यह पोस्टर लगवाया है। आपको बता दें कि एमपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मुद्दा काफी उठा था और अब इसी को लेकर एसपी दफ्तर के बाहर ये बड़ा सा पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, देश की सेना कभी भी इन सब चीजों में नहीं पड़ती है। जाति धर्म से ऊपर उठकर उसके लिए बस एक धर्म है, देश प्रेम, और उसी को लेकर वो काम करती है। लेकिन अब राजनीति खूब हो रही है इन सब मामलों पर, चाहे व्योमिका सिंह की बात की जाए या सोफिया कुरैशी की बात की जाए। अब अलग अलग पार्टी अपने अपने तरीके से इस बात को उठा रही है। और जिस तरह से एमपी के एक मंत्री ने सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया था, अब उसी को लेकर सपा दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है। कौशाम्बी में पैसे लूटने का एक जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर ढाबे में बस रुकने के दौरान एक कारोबारी का पैसे से भरा बैग लूटकर बदमाश भाग रहे थे। बताया जा रहा है कि सारे रुपए सड़क पर इस दौरान बिखर गए। इसके बाद तो सड़क पर लोगों का दौड़ना चालू हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर पैसे बिखर गए। लोगों में अब होड़ मच गई पैसा लूटने की। मौके पर पहुंची पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कौशाम्बी में किस तरह से एक व्यापारी के साथ लूट की गई। जब पैसों से भरा बैग लेकर बदमाश भाग रहे थे, उस दौरान बैग खुल गया और सारे पैसे ऐसे ही सड़क पर
उड़ गए, जिसके बाद वहां पर जो लोग खड़े थे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़े। उसके बाद पुलिस वहां पर आई, व्यापारी से पूछताछ की और फिर इस पूरे मामले की अब जांच की बात कह रही है पुलिस। और उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट है। अगले 48 घंटे की बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप और तेज हो सकता है। लखनऊ में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। तो देखिए, अब धीरे धीरे गर्मी और बढ़ती चली जा रही है। अब इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट है। 48 घंटे में तापमान और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में आज का जो टेम्परेचर होगा वो 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर बहुत जरूरत ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले, जिससे इस तेज गर्मी से बचाव हो सके। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद और कानपुर की, जहां पर आप देखिए कि दिन चढ़ने के साथ ही एक जगह बताया गया कि 34 डिग्री टेम्परेचर के साथ ही दिन की शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते बताया जा रहा है कि 44 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गाजियाबाद और कानपुर की सड़कें इस वक्त सूनी है और जिस तरह से डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप फिर घर से बाहर निकलने से बचें। कानपुर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। हर दिन गर्मी का कहर बढ़ रहा है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री पहुंच सकता है। तो हर बार हमने देखा कि किस तरह से कानपुर में लोग गर्मी से त्राही त्राही करते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और एक बार फिर से अब धीरे धीरे कर कानपुर का तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 42 डिग्री की बात हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां से तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कि कानपुर वासियों को अच्छी खासी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बहुत परेशान कर रखा है गर्मी ने। कोचिंग में आने जाने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। तबीयत खराब हो जाना है, सब आम कारण हो गया सर। निकलते बहुत बेचैन हो जाते हैं, उमस रहती है। सुबह से शाम तक थोड़ा दिक्कत होती है आने जाने में कुछ। तो आप अभी इतनी जल्दी आ रहे हैं, आपकी कोचिंग आपकी लेट है? सर सुबह करा रखी है, इसी धूप के कारण ही काफ़ी धूप हो जाती है दोपहर में, इसीलिए। गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया है। गर्मी का ये आलम है कि सुबह सूर्य उदय होते होते ही गर्मी चरम पर आ जाती है। और तापमान की बात करें तो तापमान 42-43 डिग्री तक पहुंच चुका है। जहां एक और 72 घंटे पहले तापमान 33 से 34 डिग्री था, तो वहीं अब तापमान 42 से 44 डिग्री तक हो चुका है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 टीम स्टेम एग्रो मेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेट में है, मौसम वेधशाला पे है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की। अगर यहाँ के विज्ञानियों की माने तो गर्मी चरम पर। और ऐसे में अगर खेतों की बात करें तो खेतों पर जो किसान आते हैं वो भी अभी नहीं आए, क्योंकि गर्मी का ये आलम है कि लोग परेशान हो चुके हैं। हीट वेव शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखिए ये एक सज्जन चले आ रहे। सर गर्मी कितनी, आप बताइए, आप तो कहाँ? सर बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं कानपुर से ही हूँ। और सर इतनी गर्मी पड़ रही है कि हालत ख़राब हो रही है। किसानों की जो यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोगों की जो हम लोग मजदूरी यहाँ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या दिख रहा है, दिक्कतें क्या आ रही हैं? अरे सर दिक्कतें ये आ रही हैं कि लोग बीमार हो जा रहे हैं, हालत जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ जाना पड़ रहा है। तो अच्छा ये बताइए, और ये किसान लोग क्यों नहीं आए खेत पे? इतना ये लोग काम करते हैं आज? ये सर काम इनका चल रहा है। इनकी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी रहती है, फिर 3 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी रहती है। वो अभी टाइम 10:30 हुआ है, तो उन लोगों का लंच टाइम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और लंच कर दिया जाता है, यानी 10 से लेके 3:30 तक यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो एक तरफ दिल्ली की मार है तो दूसरी तरफ प्रदूषित हवा हो गई है दिल्ली एनसीआर की। जी हां, दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। श्री अरबिंदो मार्ग पर एक्यूआई 212 के पार पहुंच गया। दिल्ली में इंडिया गेट की बात की जाए तो 249 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट तो दर्ज की गई, लेकिन अब भी आप समझिए कि कितने ऐसे मार्ग हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में इसके AQI को रखा गया है, चाहे वो दिल्ली के किसी एरिया की बात की जाए या नोएडा की। नोएडा का अगर AQI है तो वो इस वक्त 302 दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR का मौसम एक बार फिर यहां रहने वालों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। प्रचंड गर्मी के साथ गुरुवार को हवा में जहरीली भी हो गई थी, जिससे लोगों के लिए घर से निकलना दूभर हो गया। दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी चादर देखने को मिली और लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को मौसम की मार पड़ने वाली है। गर्मी, खराब वायु गुणवत्ता की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा की क्वालिटी इस वक्त खराब श्रेणी में है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और थार मरुस्थल से चली धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली और NCR का जो मौसम है या फिर हम कह सकते हैं एयर क्वालिटी है वो प्रभावित हुआ है। साफ तौर पर दिल्ली NCR का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी पुअर कैटेगरी में जो है वो चला गया है। सामान्य तौर पर गर्मी के मौसम में इस तरह की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है वो नहीं होता है। सर्दी के मौसम में दिल्ली और NCR का जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी बुरे तरह से प्रभावित होता है। लेकिन थार मरुस्थल में से धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली NCR का जो मौसम है वो प्रभावित हुआ है। इस वक्त हम दिल्ली के विजय चौक पर हैं, जहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर की भी बात करें, दिल्ली की टेम्परेचर की बात करें, तो दिल्ली का पारा जो है वो भी लगातार धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश होगी और जिसके कारण जो एयर क्वालिटी खराब हुई है वो कम हो जाएगा, जो एयर की क्वालिटी में जो है वो इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ बारिश होने के बाद दिल्ली में तापमान में भी गिरावट आएगी। कैंपस सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए बीजेपी ने कानपुर में तिरंगा यात्रा निकाला। यात्रा में सांसद रमेश अवस्थी भी सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है जो आतंकवाद सहन नहीं करेगा। अगर हमें छेड़ेंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादी हमले के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, जिन आतंकवादियों ने हमारे माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उनको हम उजाड़ देंगे, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेनाओं ने उनको मिट्टी में मिला दिया। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की याचिका पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जैनब फातिमा ने कुर्की की कार्रवाई और NBD को चुनौती दी है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही जैनब के घर की 3 दिसंबर 2023 को कुर्की की कार्रवाई हुई थी। इस शूटआउट में फरार आरोपी जैनब फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ। फरार जैनब फातिमा ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हत्याकांड की साजिश में अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया गया। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय इलाके में हुए उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट कांड हुआ था। पुलिस ने जैनब की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। लखनऊ पुलिस ने अपहरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने 12 मई को इरफान को अगवा किया। उसे छोड़ने के नाम पर परिवार से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आरोपियों ने पैसे लेने के बाद इरफान को छोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच की और सर्विलांस और तकनीकी मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में रेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चौदह मई को थाना किरतपुर क्षेत्र में एक दुष्कर्म की घटना हुई थी
इस घटना में लिप्त रहे 2 अभियुक्तों को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 अन्य अभियुक्तों के बारे में सूचना मिली थी, पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त नितिन को गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दूसरा अभियुक्त आशु गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। अभी इस घटना के 2 अन्य अभियुक्त वांछित हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।